अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास आज का टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है, डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके लिए क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिख लें। क्वेश्चन है डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जी, इसके बाद आपने इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ सा आइडिया आपको इसके मुतालिक दे दूँ। बेटा, पहली बात तो ये है कि डाइवर्सिटी के बारे में हम जानते हैं, डाइवर्सिटी किसे कहते हैं। फिर बात करते हैं मैग्नीट्यूड के ऊपर। डाइवर्सिटी से मुराद किसी चीज़ का फैलाव होता है और मैग्नीट्यूड से मुराद होता है बेटा किसी चीज़ की मिकदार। अब बात आ रही है दो चीज़ों के ऊपर, एक डाइवर्सिटी पर और एक मैग्नीट्यूड पर, और वो किस चीज़ के मुतालिक हैं? सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुतालिक है। तो स्टार्टिंग में जो आपने मेजर पार्ट यहाँ पे डिस्कस करना है वो बताना है कि डाइवर्सिटी है क्या, और कंपेयर करते जाएंगे आप इस डाइवर्सिटी को ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ। तो मैं मुख्तसर से आपको ये बात वजाहत से बता देता हूँ कि इसका असल मीनिंग क्या है, क्या मतलब है। कहने का मकसद यहाँ पर सिर्फ ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद जो है वो 10 मिलियन से ज़्यादा है, जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद 10 मिलियन के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब इस चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये मामला इस तरह से चल रहा है। ठीक है, कि अगर आप एलिमेंट्स की तादाद देखें तो 118 एलिमेंट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक की बजाय इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कंपाउंड्स की तादाद को देखें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद जो है वो कम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद ज़्यादा है। तो अब सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर वो वजूहात क्या हैं। तो मेजर जो बात यहाँ पे आपके सामने मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो यही है कि ये स्टार्टिंग में जो बात बताई गई है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद के मुकाबले में ज़्यादा है, तो वो आखिर क्या वजूहात हैं। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखा जाए तो सिर्फ हमें देखने को सिर्फ 2 एलिमेंट्स नज़र आते हैं, कार्बन हाइड्रोजन, और जबकि इनऑर्गेनिक में देखा जाए कंपाउंड्स में तो बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं। तो इतनी तादाद आखिर क्यों कर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? तो इसके लिए कुछ वजूहात हैं। तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो आप डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुतालिक बताएंगे कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या लिया जा रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, मैग्नीट्यूड का क्या मतलब लिया जा रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, कि मिकदारी लिहाज से, मिकदार के कंपैरेटिवली देखा जाए, मिकदार के लिहाज से देखा जाए, या डाइवर्सिटी का मतलब फैलाव के अतबार से देखा जाए, मिकदार के हवाले से देखा जाए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद जो है वो कहता है वो बहुत ज़्यादा है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तो फिर अब इससे अगली बात आप यहाँ पर रीज़न्स पे बात करेंगे। रीज़न्स क्या हैं जी? सबसे पहले आप रीज़न्स के नाम लिख लें, जो रीज़न्स हैं पीछे। उनमें सबसे पहली रीज़न तो है वो है कैटिनेशन, दूसरी रीज़न जो है आइसोमेरिज्म है। ठीक है, और इसके बाद तीसरी रीज़न जो है वो है कि जी स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन, और चौथी रीज़न जो है वो मल्टीपल बॉन्डिंग है। तो ये 4 रीज़न्स की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक डाइवर्सिटी का लेवल मिल गया, एक मैग्नीट्यूड का लेवल मिल गया, फैलाव में इजाफा हो गया और मैग्नीट्यूड में भी इजाफा हो गया, इस वजूहात की वजह से, इन रीज़न्स की वजह से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटिनेशन के बारे में। कैटिनेशन कहते हैं कि इसको, इसकी तारीफ़ आपको मैं बता देता हूँ। तारीफ़ पहले आप डेफिनेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंक विद अदर एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड लार्ज रिंग्स, क्या कहेंगे उसको हम? इज़ कॉल्ड कैटिनेशन। हम इसको कैटिनेशन कहते हैं, यानी कि वो कार्बन के एटम्स जो एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं और लॉन्ग चेन और रिंग्स बनाकर आपस में जुड़ जाते हैं, वो कहता है एक ऐसी सलाहियत है, एक ऐसी एबिलिटी है जिसको हम कैटिनेशन कहते हैं। ये डेफिनेशन है। इसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेशन पे, क्या रीज़न है, वजूहात क्या हैं। वो सबसे बड़ी वजूहात यहाँ पर उसने ऊपर सबसे पहले स्टार्ट कर दी है। वो ये बताना चाह रहा है कि जो आम तौर पे हम देखते हैं ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद में इजाफा क्यों कर हो रहा है, उसकी मेन वजह है कोवलेंट बॉन्ड का बनना। और वो कोवलेंट बॉन्ड्स के बनने की वजह से कार्बन के एटम्स क्या करते हैं, लॉन्ग चेन्स भी बना सकते हैं, कार्बन के एटम रिंग भी बना सकते हैं, और इसी तरह ये लार्ज स्ट्रेट चेन हो सकती हैं, ब्रांच चेन्स हो सकती हैं, यानी रिंग्स जो होते हैं स्ट्रेट भी हो सकते हैं। ठीक है, मींस के आप
यूँ कह लें कि कार्बन के एटम्स की आपस में जुड़ने की रीज़न जो है, सबसे बड़ी वजह वो कार्बन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड है और उसको नाम देते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ये यहाँ पे हम समझ सकते हैं इसकी एक रीज़न को। उसके बाद आते हैं आगे डिस्कशन में, वो कंडीशंस क्या हैं जिनको कैटिनेशन के दौरान अडॉप्ट किया जाता है, वो कंडीशंस कौन सी हैं। तो आप यहाँ पे इसके लिए कंडीशंस भी हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। कंडीशन फॉर कैटिनेशन, तो सबसे पहली कंडीशन है जी, जो नंबर 1 में लिखी नज़र आ रही है आपको, वो है कि जी एलिमेंट की एविलेंसी जो होनी चाहिए वो 2 या 2 से ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि आप देखें तो कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है, ठीक है। दूसरी बात जो है वो बड़ी ही अहम है, वो ये कहता है कि जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड की स्टेबिलिटी या बॉन्ड की जो पायदारी है वो डिपेंड करती है उस बॉन्ड के बनने के दौरान निकलने वाली एनर्जी के। यानी अगर कोई एटम, मैं इसको ज़रा इख्तिसार से समझाने की कोशिश करूँगा कि अगर कार्बन का एटम अपने जैसे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल है बनिस्बत ये कि वो एटम कार्बन का किसी और एटम से बॉन्ड बनाए, ख़ास तौर पे ऑक्सीजन से। मतलब समझाने का ये है कि कार्बन का एटम अगर अपने जैसे कार्बन एटम से बॉन्ड बनाएगा तो वो ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा पायदार होगा और ये बॉन्ड उस बॉन्ड से बेहतर होगा जो कार्बन किसी और एटम से बनाएगा। तो मिसाल के तौर पे इसने मिसाल दे दी ऑक्सीजन की, तो ये एक उसने समझाने के लिए आपको ये बात समझाई है कि जी अगर कार्बन का एटम अपने जैसे कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा पायदार होगा। अब इसको मज़ीद कन्फ्यूजन से दूर करने के लिए उसने एक मज़ीद एग्ज़ाम्पल को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। वो ये बताना चाह रहा है कि कार्बन जो है वो वाहिद है जो कैटिनेशन शो करता है, जबकि सिलिकॉन नहीं करता। इसके ग्रुप में ही होता है सिलिकॉन भी। तो कार्बन और सिलिकॉन दोनों का ग्रुप एक है, लेकिन कार्बन की एबिलिटी है कि वो कैटिनेशन को क्या करता है, फॉलो करता है, कैटिनेशन को प्रमोट करता है, जबकि सिलिकॉन नहीं करता। रीज़न क्या है? जबकि दोनों की अगर बात करें ग्रुप में 4 ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं। 4 ग्रुप में कार्बन भी है, 4 ग्रुप में सिलिकॉन भी है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसी है। तो फिर कार्बन ही क्यों आखिर कैटिनेशन को फॉलो करता है और सिलिकॉन क्यों नहीं करता? तो इसके लिए उसने इसकी वजाहत यहाँ से समझाई है कि जिस वक्त बॉन्ड बनता है ना कार्बन का कार्बन के साथ, तो उस वक्त जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो ज़्यादा मिकदार की होती है और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी वो उतना ही बॉन्ड ज़्यादा पायदार होगा। तो कार्बन का अपने जैसे कार्बन एटम के साथ जो बॉन्ड बनाने के दौरान एनर्जी खारिज करना है वो है 355 किलो जॉल 1 मोल के लिए। लेकिन अगर वो बॉन्ड सिलिकॉन बना लेता है अपने जैसे सिलिकॉन से, तो उस दौरान वो एनर्जी 200 किलो जॉल पर मोल निकलती है। अब जितनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी वो बॉन्ड उतना ही ज़्यादा मजबूत होगा, उतना ही पायदार होगा। जितनी कम एनर्जी रिलीज़ होगी कंपैरिजन करते हुए, उतना ही वो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, और उतना ही वो बॉन्ड पायदारी के लिहाज से कम होगा पायदार। तो अब इसमें अगर गौर करें सिलिकॉन और कार्बन में, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कार्बन की जो बॉन्ड की जो मजबूती है वो ज़्यादा है, सिलिकॉन की जो बॉन्ड की मजबूती है वो कम है। अब यही वजह है कि अगर आप ज़रा कंपेयर कर लें सिलिकॉन और ऑक्सीजन, जो कि सिलिकॉन का बॉन्ड किसी और एटम के साथ है, ऑक्सीजन के साथ है, वहाँ पे एनर्जी देखें कितनी ज़्यादा अमाउंट में निकल रही है, और उसके मुकाबले में अगर कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसकी एनर्जी कम है। तो यहाँ पर ये फ़र्क वाज़ेह हो जाता है कि जी अगर किसी एटम का बॉन्ड बनना अपने जैसे एटम के साथ है और वो ज़्यादा प्रेफरेबल है और वो ज़्यादा मजबूत है, तो फिर वो कैटिनेशन को प्रमोट कर सकता है। लेकिन अगर उसका किसी एलिमेंट का बॉन्ड बनने का अमल जो अपने जैसे एलिमेंट के साथ वो बहुत कमज़ोर है, पायदार नहीं है, और किसी और एटम के साथ पायदार है, तो वो कैटिनेशन को ज़्यादा प्रमोट नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से यही वजह आती है कि सिलिकॉन जो होते हैं ना, सिलिकॉन और सिलिकेट्स, वो हमेशा किस फॉर्म में होते हैं जी? वो कहते हैं जी हमेशा नेचर में सिलिकॉन सिलिकेट्स की फॉर्म में, सिलिका की फॉर्म में हमें मिलते हैं, और इसी वजह से ये कैटिनेशन को प्रमोट नहीं कर पाते। ठीक हो गया, ये एक आंसर हमारे सामने आ गया। ये रीज़न थी जो मैंने आपको कैटिनेशन के टॉपिक के मुतालिक बता दी। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास सिचुएशन है, नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी रीज़न है ऑर्गेनिक कंपाउंड की डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड के लिहाज से, वो है आइसोमेरिज्म। पहले डेफिनेशन हम डिस्कस करते हैं। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? कहता है ये एक ऐसा फिनोमेना है, एक ऐसा आप कह लें कि रीज़न है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादा होने का बाइस बनता है। वो ये है कि इसमें
सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस की गई है कि ये कहते हैं ये जो अमल है हम इसको फिनोमेना को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। ये होता क्या है? कहता है ये असल में एक ऐसी कह लें कि खूबी है, खासियत है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कि जिसमें कार्बन के एटम्स जब बॉन्ड बना लेते हैं और वो कंपाउंड बना लेते हैं तो वो कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो कहता है वो सेम रहता है, लेकिन जब स्ट्रक्चरल फार्मूले की तरफ जाते हैं तो स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो कहता है डिफरेंट हो जाता है। मीन्स के अरेंजमेंट ऑफ एटम्स जो होती हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं स्ट्रक्चर के अंदर। तो ये बात वजह बनती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में एकदम इजाफे की वजह बन जाती है। और इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें आपको पेंटेन की एग्जांपल मिलेगी। पेंटेन एक ऐसा आपके सामने नज़र आ रहा है, ये कंपाउंड है जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला आप देखें तीनों स्ट्रक्चर्स के लिए एक जैसा है, लेकिन फ़र्क कहाँ पर आता है? सिर्फ और उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला में फ़र्क आता है। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला के फ़र्क की वजह से कार्बन के एटम्स की अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर कहता है कि उसकी उन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ में, उन कंपाउंड की जो है वो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में वो चेंज आ जाता है। तो इस वजह से ये भी एक रीज़न बन जाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड के ज़्यादा होने की। ठीक हो गया? अब ये दूसरा रीज़न है जो अभी डिस्कस किया मैंने आपसे। अब तीसरा रीज़न डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो है कि जी आम तौर पे स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं कि जितना मजबूत बॉन्ड बन जाएगा कोवलेंट उतनी ही उसकी कंपाउंड की ड्यूरेबिलिटी, उसकी मजबूती, उसकी पायदारी कायम रहेगी। एक तो कहता है इसकी वजूहात क्या हैं। एक तो वजह यहाँ पर बता रहा है कि कार्बन जो है उसका अगर हम साइज़ देखें तो स्मॉल है, और इसके अलावा एक और चीज़ जो यहाँ पे मानी है, मीनिंगफुल है, वो ये कि कार्बन का जब बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन के साथ बनता है, ऑक्सीजन के साथ बनता है, नाइट्रोजन के साथ बनता है या किसी हैलोजन के एटम के साथ बनता है, तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि उसके मजबूती की सिर्फ वजह ये है कि उसका साइज़ छोटा है। उसका साइज़ छोटा है किसका? कार्बन का। कार्बन का साइज़ जो है वो छोटा होने की वजह से कार्बन का एटम जब दूसरों के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो किसी हद तक मजबूत बन जाता है। और यही वजह है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक इजाफा इस प्रॉपर्टी की वजह से भी होता है। आते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग, जो ये हमारे आखिरी टॉपिक, इस टॉपिक की आखिरी एक अहम रीज़न है, वो है कि मल्टीपल बॉन्डिंग से एक तो वैलेंसी कार्बन की ज़्यादा होती है, कार्बन की वैलेंसी टेट्रा का मतलब 4 होती है, और इस वजह से कार्बन के एटम्स की बॉन्ड बनाने की जो है वो एबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो अब यही वजह है कि कार्बन जो है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। तो ये कहता है कि इस वजह से इसके नंबर ऑफ़ स्ट्रक्चर्स में भी इजाफे की वजह बन जाती है। तो यहाँ पर वो कहता है कि जी मिसाल भी देता है कि अगर आप देखें दो हमारे पास कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक, एक का नाम इथाइलिन है और एक का नाम एसिटाइलिन है, तो ये आम तौर पे इनमें फ़र्क, जो मेजर फ़र्क है वो कहाँ से आता है? वो सिर्फ बॉन्ड की वजह से आता है। एक जो इथाइलिन है उसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड है, और जो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की हामिल है वो एसिटाइलिन है, जबकि कार्बन के एटम्स के दोनों के अंदर सेम है, 2 एटम्स हैं, लेकिन बॉन्ड की जो फॉर्मेशन या बॉन्ड बनने की वो जो कह लें कि नोयत है वो डिफरेंट है। एक में 2 कार्बन के दरमियान 2 डबल बॉन्ड बन रहा है, और एक दूसरे में जो है जिसका नाम एसिटाइलिन है उसमें कार्बन के एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो ये भी स्ट्रक्चर, ये भी कहता है कि कंपाउंड्स के बढ़ने में एक वजह बनती है मल्टीपल बॉन्डिंग। तो आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया वो ये था कि डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या है, क्या मतलब है इसका। मैंने आपको ये कोशिश की कि मैं इसको आपको एक मुकम्मल तौर पे इस कॉन्सेप्ट को डिलीवर कर सकूं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और मज़ीद कंसल्ट करने के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम।